नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के प्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। बुधवार को आएगा आसाराम मामले पर फैसला। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 10 साल के कारावास की सजा। फैसले से पूर्व पुलिस सतर्क, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। आसाराम समर्थकों पर विशेष नजर। कभी भी हो सकती है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा। दिल्ली में अमित शाह ने ली बैठक, सीएम से फोन पर चर्चा। चैनल 24 न्यूज प्लस स्टूडियो में आए मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, देखिए कार्यप्रणाली की चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों की सराहना। पंचायती राज दिवस पर सूर्यनगरी में हुए अनेक कार्यक्रम। भाजपा, ओबीसी मोर्चा और कांग्रेस ने आयोजित किया कार्यक्रम। और अजमेर में हुई कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में जोधपुर के पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जेल होगी या वो बरी हो जाएंगे, ये फैसला बुधवार को जोधपुर की सेंट्रल जेल में सुनाया जाएगा। पिछले 5 साल से वो इसी जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक नाबालिग लड़की द्वारा कथित तौर पर जोधपुर के बाहरी इलाके मणाई में स्थित अपने आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाने के बाद आसाराम को 31 अगस्त 2013 को इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुकदमे के दौरान उनके वकीलों ने 11 बार जमानत को याचिकाएं लगाई, मगर आसाराम को जमानत नहीं मिली। इस मामले में 154 बार सुनवाई हो चुकी है। 4.5 साल से चल रहे इस मुकदमे का जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी अदालत में फैसला सुनाएंगे। आसाराम अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 10 साल कारावास की सजा हो सकती है। इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। मामले में फैसला सुनाने के लिए जोधपुर जेल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फैसले के लिए बुधवार सुबह 8 बजे जज, वकील व अन्य अधिकारी जेल में प्रवेश करेंगे। जेल में बैरक नंबर 2 के पास बने बैरक में सुनवाई होगी। प्रवेश होने वाले वकीलों के लिए एंट्री पास की व्यवस्था की गई है। फैसला 11 बजे तक सुनाए जाने की संभावना है। जेल डीआईजी विक्रम सिंह ने बताया कि फैसले के समय जेल में 75 आरएसी के जवान तैनात रहेंगे। वहीं जेल प्रहरियों का नियमित जाब्ता भी तैनात रहेगा। जेल के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट लगा के अपना फैसला सुनाना, तो अभी उससे काफी राहत है हमें। आप देख रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 144 का भी असर है। हमने ये भी कर दिया है कि हमारे जिले की सीमाओं पे नाके लगे, वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट हो तो वहीं से वापसी करा दी जाए 144 का हवाला देके। और इसके अलावा यहाँ के होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने, सराहों पे चेकिंग चल रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं देंगे। जेल परिसर में जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उन्हीं को एंट्री दी। नहीं, लोगों को दिक्कत आने की संभावना हमें कम लग रही है। यहाँ पे मूवमेंट, जैसे हमने कहा था, हमारी प्री प्लानिंग की वजह से मूवमेंट यहाँ नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। आश्रम से भी समर्थकों को अपील जारी करवाई गई है, उसका भी असर है। हमारी जो पुलिस का प्रेशर था उसका भी असर है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। तो लोग आ भी जाते हैं कुछ लोग यहाँ से मिलकर, तो हमारे नो मैंस लैंड रहेंगे, उनमें हम अलाउ नहीं करेंगे लोगों को। इस केस का फैसला होने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना आशंका के मद्देनजर पुलिस पूरे शहर में सतर्क है। आसाराम के पाल आश्रम में अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है। आश्रम पर 24 घंटे पुलिस का पहरा है। बाहर से आने वाले समर्थकों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मंगलवार को शहर में फ्लैग मार्च भी किया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर में आने वाले मुख्य मार्ग पर पुलिस की निगाह है। पुलिस आसाराम के समर्थकों के फैसले से पहले या फैसले के दिन जोधपुर पहुंचने की योजना की सूचना के बाद से पड़ोसी राज्यों से भी सहयोग मांगा है। अगर जरूरत हुई तो शहर में अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जाएगा। आसाराम के भाग्य का फैसला बुधवार को आना है और इस दौरान हालात बिगड़ने की आशंका के चलते राजस्थान पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। जोधपुर में 4 दिन से धारा 144 लागू है और जयपुर से मंगलवार को पुलिस की 6 कंपनियां जोधपुर रवाना की गई है। बुधवार को आने वाले फैसले को देखते हुए डीजीपी ओपी गल्होत्रा भी जोधपुर के हालात पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने बीकानेर, अजमेर और जयपुर से पुलिस की अतिरिक्त कंपनियां जोधपुर रवाना की है। साथ ही जोधपुर जाने वाले रास्तों पर भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है। बाहरी नंबर वाली कार, जीप और बसों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। हमारा फ्लैग मार्च था, इसमें हमने शहर के मेजर एरियाज को कवर किया है, बोथ एज ए टेक्टिकल अरेंजमेंट और एज ए जो एरिया डोमिनेशन की काम होता है, एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज होती है। हमारी फोर्स को एरिया से यूटिलाइज कराया जाता है, तो वो प्रक्रिया भी इसमें संपन्न हुई और हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी हुआ जनता के साथ। तो ये फ्लैग मार्च हमारा अभी समाप्त हुआ। फोर्स को डिब्रीफ किया गया।
दरअसल आसाराम का फैसला पुलिस के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। आसाराम समर्थकों के पकड़े जाने के बाद उन्हें उम्मेद स्टेडियम और बरकतुल्ला खां स्टेडियम में बनाई खुली जेल में रखा जाएगा। जोधपुर पुलिस शहर में आसाराम के समर्थकों को लेकर बेहद सतर्क है। बाहर की गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है और धारा 144 के तहत लोगों को एकत्रित नहीं होने से रोका जा रहा है। पुलिस अभय कमांड सेंटर से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। स्टेट इंटेलिजेंस भी जोधपुर पर नजर बनाए हुए हैं। इधर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा कारणों से जोधपुर रेलवे स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है। जोधपुर पुलिस के आग्रह पर रेलवे प्रशासन ने इस प्रवेश द्वार को 25 अप्रैल यानी बुधवार रात 12 बजे तक आगमन और निकास के लिए बंद कर दिया। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा के अनुसार जोधपुर स्टेशन एवं स्टेशन एरिया में यात्रियों की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार को आकस्मिक परिस्थिति को छोड़कर आवश्यक रूप से बंद किया गया है। वहीं मुख्य प्रवेश द्वार सामान्य दिनों की तरह यात्री सुविधा के लिए खुला रहेगा। फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पीड़िता के परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पीड़िता के घर पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों को तैनात किया गया है, जो घर के आसपास हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि पीड़िता शाहजहांपुरा की रहने वाली है। कई बार आसाराम के गुर्गों ने परिवार को अंजाम भुगतने की धमकियां भी दी, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार ने आसाराम को सजा दिलाने के लिए पूरे 4.5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी। पीड़िता के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा और आसाराम को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा दुराचारी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कभी भी हो सकती है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को लेकर कभी भी घोषणा हो सकती है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक लेकर इस मुद्दे पर संगठन महासचिव रामलाल और अन्य नेताओं से चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रमुखता पर रहा। शाह ने पार्टी नेताओं से शेखावत को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की स्थिति में होने वाले परिणामों पर चर्चा की। इसी दौरान संगठन महासचिव रामलाल ने मुख्यमंत्री से कई बार फोन पर चर्चा की। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अगर शेखावत को प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो और क्या विकल्प हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय के नेताओं के नाम पर भी चर्चा की गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि कभी भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जोधपुर प्रवास के दौरान मंगलवार को चैनल 24 न्यूज प्लस स्टूडियो आए। उन्होंने यहाँ की कार्यप्रणाली को देखा और चैनल पर प्रसारित न्यूज बुलेटिन और कार्यक्रमों की सराहना की। दैन नेटवर्क के प्रबंधक राजेंद्र सिंह खींची और चैनल इंचार्ज अजय स्थाना ने बिट्टा का स्वागत किया। बिट्टा ने चैनल के कर्मचारियों के साथ चर्चा भी की। 8 करोड़ रुपए के 35,000 क्विंटल गेहूं के गबन के मामले में निलंबित आईएएस व तत्कालीन जिला रसद अधिकारी निर्मला मीणा और उनके पति का एसीबी को कोई सुराग नहीं मिला है।
बताया जा रहा है कि एसीबी की टीमें उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में मीना के सरकारी आवास पहुंची, लेकिन पति पत्नी गायब मिले। ऐसे में एसीबी ने आवास पर नोटिस चस्पा कर दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दोनों एसीबी के समक्ष नहीं पहुंचे। इसके बाद एसीबी की टीमें मीना के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। पुलिस अधीक्षक एसीबी अजयपाल लांबा के अनुसार प्रकरण में निलंबित आईएएस निर्मला मीणा आरोपी है। प्रकरण में उनसे और पति पवन मित्तल से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। यूको बैंक प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों का रोष बरकरार है। कर्मचारियों ने पाल लिंक रोड स्थित बैंक के अंचल कार्यालय के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। इनका कहना था कि बैंक प्रबंधन बैंक के हित में काम नहीं कर रहा, साथ ही यूनियन के साथ जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में बैंक कर्मियों में रोष बढ़ता जा रहा है। बैंक हित को भी ताक पे रख रहा है। ट्रांसफरें जिस जगह पे आदमी नहीं है उस ब्रांच को वंचित रख के, जहाँ ऑलरेडी आदमी है उस जगह पे एक और आदमी दे रहा है। इससे बैंक हित भी ताक पे रख रहा है। और हमारे जो पूर्व में कर्मचारी जिनकी 2.5 साल पहले ट्रांसफ़र हो चुकी है, जो पूरी तरह से काम करने में सक्षम है, उनकी ट्रांसफरों के ऑर्डर को लंबित करके उनको अपने यथास्थान रिलीव नहीं कर रहा है। पंचायती राज दिवस पर मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित किए। भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष शशि प्रकाश प्रजापत सहित मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। देवेंद्र जोशी ने बताया कि पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को अवगत करवाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और ढाणी तक इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला के ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं की जानकारी कार्यकर्ताओं को देना और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर फोकस करते हुए उस ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक ये पहुँचाने का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। अगले कुछ दिनों में 3 दिनों तक हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर, और 3 दिन तक उसी क्षेत्र में रहते हुए आम जनता को पार्टी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान कल्याण की योजनाएं, मजदूर कल्याण की योजनाएं, उनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी पंचायती राज दिवस मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं ने इस दिवस की महत्ता से अवगत करवाया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद ओमकार वर्मा, पुनीत जांगू, रामनिवास बुधनगर और बलदेव बिनीवाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रमुख सेवाओं को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का पाठ बनाए और कहे कि हमारी जब अगली सरकार विधानसभा में बनेगी तो ये विभाग हम सरकार मुंसिपलिटियों को और पंचायतों को ट्रांसफर करें। इस बात में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। देश को ताकत मिली लेकिन गाँवों को वो ताकत नहीं मिल पाई। इसकी कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री ने की। 1959 में उन्होंने पंचायती राज लागू किया, लेकिन उसका संवैधानिक अधिकार उसको कभी नहीं। जब राजीव गांधी ने पंचायती राज दिवस की स्थापना हुई थी और संविधान की 33 और 74 संशोधन को लागू किया गया, तो आज हम उनकी पंचायती राज दिवस की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसका हमारा मकसद है कि जो राजीव गांधी ने सपने देखा था पंचायती राज और ग्राम स्वराज की, वो आज तक कहीं भी धरातल पूरी नहीं हो पा रही। शहर में नगर निगम की बिना अनुमति के संचालित हो रहे मैरिज पैलेस को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करने पर सीज किया जाएगा। महापौर घनश्याम ओझा का कहना है कि शहर में ऐसे कई मैरिज पैलेस है जिन्होंने निगम में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी नहीं किया है। साथ ही कई मैरिज पैलेस संचालकों ने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं करवाया है। निगम शहर के सभी मैरिज पैलेस का सर्वे कर आगामी 7 दिन के भीतर बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के संचालित हो रहे मैरिज पैलेस एवं गार्डन को सीज करने की कार्रवाई करेगा। नगर निगम का एम किसी भी गार्डन को बंद करने का नहीं है, क्योंकि हम लोग मानते हैं और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी मानती है कि शहर में सभी प्रकार के गार्डन सज्जित होना चाहिए, जिससे आम आदमी आराम से इन लोग गार्डन शादी कर सके। इसी को लेकर एक सबसे बड़ा विवाद चल रहा है मार्ग को लेकर कि बाईलॉज के हिसाब से 60 फुट मार्ग होना जरूरी है, लेकिन अभी हाल ही में नगर निगम जयपुर एवं नगर निगम अजमेर ने इसमें छूट देते हुए 30 फुट के मार्गों के भी
नगर निगम ये गार्डन जल्द हो सके ऐसी व्यवस्था हमने किया। हम उसका एग्जामिन कर रहे हैं और 1-2 दिन में रिपोर्ट आने के बाद में अगर संभव हुआ तो हम लोग भी 30 फुट के सड़क पे भी गार्डन को रजिस्टर कर देंगे। लेकिन उनके लिए पार्किंग व्यवस्था करनी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पार्किंग ही है। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में 23 से 25 मार्च तक फीकी की ओर से ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मंडोर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में होगा। वर्तमान सरकार की अंतिम मीट होगी। इससे पहले जयपुर, कोटा और उदयपुर में ये कार्यक्रम हो चुका है। इस मीट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित केंद्रीय और कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे। इस दौरान पशुपालन विभाग की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आज हमारे यहाँ ग्राम के संबंध में ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट के संबंध में एक सभी समितियों की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम के आयोजन के बारे में पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और 23 से 25 मई के बीच ग्राम का आयोजन होगा, जिसमें पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी संदर्भ में आज एक बैठक का आयोजन किया है। श्री सचियाई माता की पवित्र नगरी ओसिया में चल रहे ध्वजा समारोह में विश्व विख्यात भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा बुधवार को अपने मधुर भक्ति संगीत की सरिता बहाएंगे। कार्यक्रम 7 बजे से श्री सचियाई माता ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास होंगे। ध्वजा समारोह और कार्यक्रम के प्रायोजक संगीत प्रेमी और फिल्म निर्माता ओम छंगाणी ने बताया कि इस कार्यक्रम में जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले रसिक श्रोताओं के लिए माकूल व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम शाम को 7 बजे से शुरू होगा और 10 बजे इसको समाप्त कर देंगे। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है वो माननीय जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है। महिलाओं और युवतियों को ब्यूटिशियन का कोर्स करवा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोर्स 27 अप्रैल से शुरू होगा। कोर्स को संचालित करने वाली मंजू ने बताया कि महिलाओं और युवतियों के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इसे देखते हुए वो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रही हैं। अपना पार्लर खोलने के बाद में मैंने यहाँ पे बच्चों को ये कोर्सेज सिखाना शुरू किया। सेल्फ कोर्सेज सिखा रही थी, शॉर्ट कोर्सेज सिखा रही थी और अभी जैसे छुट्टियों का सीजन है तो मैं इनको फुल कोर्सेज करवा रही हूँ, प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रही हूँ, जिससे कि बच्चियां अपने आप अपने आत्मनिर्भर बन सके। और मैं अभी इस बार जो मैंने सोचा है कि इनकी वर्कशॉप ली जाए, जिसमें एक सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, जिससे कि बच्चा खुद का पार्लर खुद खोल सके और खुद स्वावलंबन बन सके, खुद अपना अपना अर्न कर सके। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि लड़कियों के लिए बहुत सेफ बिजनेस है, जिसमें कि गर्ल्स अपनी छोटी सी पूंजी से अपना काम शुरू कर सकती है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अब लौटेंगे तो आपको बताएंगे भागवत कथा के दौरान नंदोत्सव में झूमे श्रद्धालु। आप बनी रहिए इस बुलेटिन के साथ।
बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब धार्मिक खबरें। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जुगल काबरा की स्मृति में आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं। यहाँ कथावाचक राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी कथा का वाचन कर रहे हैं। मंगलवार को यहाँ नंदोत्सव मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु झूमते नजर आए। कथावाचन का डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 155 पर 24 न्यूज प्लस पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा को उसने अपने अंतपुर में बंद करके रखा है। सहस्त्रार्जुन में लोभ का दोष है। कितना लोभी है। अरे सम्राट होकर के भी चोरी करता है जी। अच्छा, चोरी भी कहां की है? जमदग्नि महर्षि के आश्रम में जाकर के कामधेनु को चुरा करके लाए। ऐसे मत मानना कि छोटा आदमी चोरी करता है। छोटा आदमी छोटी चोरी करता है, ध्यान रखना। अधिक से अधिक बेचारा क्या करेगा? किसी मंदिर में जाएगा और जूता उठा करके। सीमाची गेट स्थित शिवदत्त स्मारक प्रांगण में मंगलवार से भागवत कथा सप्ताह शुरू हुआ। संत चौथो जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हो रहे महोत्सव में संत अनुभव दास कथा का वाचन कर रहे हैं। शोभा यात्रा के साथ कथा वाचन की शुरुआत हुई। महोत्सव की 30 अप्रैल को पूर्णारति होगी। इसी तरह कुम्हार पंचायत भवन में कथा ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। यहाँ भाई श्री रवि कथा का वाचन कर रहे हैं। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने कथा का श्रवण किया। इस देश में ध्यान भी बेचा जाए तो ध्यान योग का फल नष्ट हो गया, ध्यान का सार चला गया। जगह जगह बस। धार्मिक खबरों में ही जेएनयू पुराना परिसर के सामने स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महंत शिव चेतन गिरी महाराज की 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अखंड खड़ी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भजन गायक भजनों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस दौरान मंदिर प्रांगण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आ रहा है। खबर खेल के मैदान से अजमेर में आयोजित की गई विशाल कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में जोधपुर के 5 पहलवानों ने नकद राशि जीतकर शहर का नाम गौरवान्वित किया। 55 किलो भार में शिवकरण और 58 किलो भार वर्ग में यामिनी सिंह विजेता रहे। इसी प्रकार 55 किलो में देवेंद्र और 30 किलो भार वर्ग में मेहुल सोलंकी उप विजेता रहे। वहीं 58 किलो में पलक यादव और 50 किलो भार वर्ग में दीपिका ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सूर्यनगरी में 29 अप्रैल से 6ठी हिंदू कप क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। पुराने रेलवे स्टेडियम में खेली जाने वाली प्रतियोगिता की विजेता टीम को 31 और उप विजेता टीम को 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजक सुखदेव देवल ने बताया कि टीमों को रंगीन पोशाकों का वितरण किया जाएगा। जोधाना खेलकूद विकास सोसाइटी लाइफ लाइन हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान से 6वां विश्व हिंदू कप क्रिकेट एचपीएस प्रतियोगिता 29 अप्रैल से पुराना स्टेडियम में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीम को 31,000 रुपये, एक उप विजेता टीम को 21,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों का आयोजन कमेटी की तरफ से निःशुल्क रंगीन पोशाक दी जाएगी और हिंदू की कप क्रिकेट प्रतियोगिता कथकली जोधपुर में पिछले 6 साल से कंटिन्यू सुखदेव सिंह देवल द्वारा करवाई जा रही है। 6th हिंदू क्रिकेट कप का आयोजन जोधाना खेलकूद विकास सोसाइटी व लाइफ लाइन हॉस्पिटल के बैनर तले हो रहा है। युवाओं में और क्रिकेटरों में काफ़ी क्रेज है हिंदू क्रिकेट कप का। मेरा उद्देश्य है कि मेरा जीवन सार्थक है सिर्फ क्रिकेट के प्रति। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हिंदू कप के माध्यम से क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए और में लगभग अनुमान है 70 से 80 टीमें इस बार। बात मौसम की। मंगलवार को सूर्यनगरी का मौसम गर्मी और उमस भरा रहा। सुबह से ही सूर्य की तेज किरणों ने लोगों को बेहाल कर दिया। भीषण गर्मी के सितम ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। दिन भर गर्मी और चिलचिलाती धूप ने हर किसी को आहत कर दिया। दोपहर में तो मानो आसमान से अंगारे बरसने लगे। सुबह सूर्य की तपस के साथ ही गर्मी का असर बढ़ता गया। दोपहर के समय तो सड़कें भी तपने लग गई। तन झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। गर्मी से बचने के लिए लोगों को तरह तरह के जतन करने पड़े। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर। बुधवार को आएगा आसाराम मामले पर फैसला। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 10 साल के कारावास की सजा। फैसले से पूर्व पुलिस सतर्क। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। आसाराम समर्थकों पर विशेष नजर।
कभी भी हो सकती है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा, दिल्ली में अमित शाह ने ली बैठक, सीएम से फोन पर चर्चा। चैनल 24 न्यूज प्लस स्टूडियो में आए मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, देखिए कार्यप्रणाली की चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों की सराहना। पंचायती राज दिवस पर सूर्यनगरी में हुए अनेक कार्यक्रम, भाजपा, ओबीसी मोर्चा और कांग्रेस ने आयोजित किया कार्यक्रम। और अजमेर में हुई कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में जोधपुर के पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।